नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आज से 3 साल पहले इसी स्टूडियो में खड़े होकर मैंने एक कंपनी की सक्सेस स्टोरी रिकॉर्ड की थी, एक केस स्टडी रिलीज की थी। आज उसी कंपनी की पतन की कहानी सुनाने जा रहा हूं। वो मरणासन अवस्था में लेटी हुई है। साथियों, आज की ये यूनिक केस स्टडी आपको बताएगी कि महज 5 साल के भीतर एक कंपनी शिखर पर पहुंच सकती है और उसके बाद फर्श पर भी आ सकती है। आज की केस स्टडी आपको बताएगी महज कम पैसा होना समस्या नहीं है, ज्यादा पैसा होना भी समस्या है, क्योंकि उससे मति भ्रष्ट हो जाती है। आज की ये केस स्टडी आपको बताएगी कि जब आप गलत निर्णय लेके उनसे प्यार कर बैठते हैं तो हजारों लाखों करोड़ भी पानी में मिल जाते हैं, समझ में ही नहीं आता कहां गलती हुई। साथियों, हम बात कर रहे बायजू की। 2023 जनवरी बायजू ने मेसी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। एक और किसी भी इंडियन कंपनी के लिए बहुत गर्व की बात थी, वाओ मेसी हमारा ब्रांड एम्बेसडर है। लेकिन उसके कुछ हफ्तों पहले बायजू ने हजारों कर्मचारियों को मिनटों में नोटिस देकर निकाल दिया गया था। यदि सच्चे मायनों में फ्री फॉल, स्काई डाइविंग को देखना हो तो बायजू को देखो। महज एक साल में $22 बिलियन, बहुत ध्यान से समझना, जितनी बात कर रहा हूं डॉलर में कर रहा हूं और बिलियन में कर रहा हूं। $22 बिलियन $5.1 बिलियन की रह गई। और 2021 का आंकड़ा सुन लीजिए जरा। आवक 2400 करोड़, जावक 4500 करोड़, मतलब लॉस 4500 करोड़, और वैल्यूएशन $16 बिलियन। ये कौन सी कंपनी है भाई जो डबल नुकसान करके वैल्यूएशन बढ़ाते चले जाती है? खैर, यही आधुनिक बिजनेस है। इसीलिए पहले के जो बिजनेस होते थे वो खड़े होने में भी वक्त लेते थे, क्योंकि महज हाइप नहीं होता था, वहां सब्सटेंस होता था, और गिरने में भी सालों साल लेते थे, दशकों लेते थे। आज तो देखते ही देखते एक बिजनेस यूं शिखर पर जाता है और यूं नीचे चला आता है। और एक जमीन से उठा टीचर जो इस कंपनी का प्रमोटर बना, शायद वो इस पैसे को संभाल नहीं पाया और ग्रीड के चक्कर में और पैसा उठाने के चक्कर में, सर्वाइवल के चक्कर में 71.6% की शेयर होल्डिंग से अभी 2023 में 21.2% की शेयर होल्डिंग पर आ गया। और मानो इतना पतन ही काफी नहीं था, अभी हाल में फेमा के चक्कर में ईडी ने बायजू पर नया आक्रमण किया और वहां पर अभी कंकाल निकलने बाकी। आज की केस स्टडी उन सभी के लिए आई ओपनर है जो बिजनेस लाने की सोच रहे हैं, स्टार्टअप लाने की सोच रहे हैं। उन सभी के लिए अलार्मिंग है जो स्टार्टअप रन कर रहे हैं, और उन सभी के लिए एक लर्निंग है जो ये सोचते हैं आसानी से पैसा आ जाएगा, या जो ये सोचते हैं कि यदि मेरे पास पैसा आ गया तो उससे मेरी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन हो जाएगा। यदि आपको बायजू के पतन के बारे में मैं नहीं बता रहा होता और सिर्फ बढ़ता हुआ वैल्यूएशन बताता, तो जितने बिजनेस ओनर है ना, वो कंबल ओढ़ के घर में सो जाते और किसी से बात भी नहीं करते। ऐसा लगता है मानो किसी सरफिरे को एक पेन दी गई हो और बोला गया हो, तेरे मन में जो नंबर आता है सो लिख ले। थोड़ा बहुत वैल्यूएशन पर गौर करते हैं। 2017 $1 बिलियन, 2018 $3.6 बिलियन, 2019 $5.7 बिलियन। रुक जाओ, मैं आगे नहीं बताऊंगा। बताते हुए मेरा बीपी ऐसा बढ़ रहा है मानो बिलियन नहीं हो, कुछ हजार या कुछ लाख रुपए हो। और देखते ही देखते मार्च 2022 में $22 बिलियन। मतलब एक तरफ आपका वैल्यूएशन बढ़ रहा है और दूसरी तरफ आपका घाटा भी उतनी तेजी से बढ़ रहा है। ये कौन सी दुनिया का व्यापार है भाई? अब बायजू की नई परेशानी शुरू हुई। बेहिसाब पैसा चारों तरफ से आ रहा है। वो दुनिया में एडटेक का गोल्डन फेज बन गया है। वो इंडियन स्टार्टअप की सबसे बड़ी कहानी बन गया है। दुनिया में हर किसी को लग रहा है यदि बायजू की ट्रेन में नहीं चढ़े तो बहुत बड़ा प्रॉफिट छूट जाएगा। अब बायजू महाराज को पूरी दुनिया को दिखाना है, देखो पैसा हम जो ले रहे हैं ना, हम कमा भी रहे हैं,
तो वो बिल्कुल सब्जी मार्केट में सब्जी भाजी खरीदने की तरह कंपनियों का एक्विजिशन करने लग गए। रेवेन्यू बाइंग स्ट्रेटजी, जो कंपनी जहां दिखे खरीद लो, इंडिया में खरीद लो, यूएस में खरीद लो, टेक्नोलॉजी सिखाने वाली खरीद लो, ट्यूशन देने वाली खरीद लो, कोचिंग वाली खरीद लो, और सॉफ्टवेयर वाली खरीद लो, हार्डवेयर वाली खरीद लो, कंटेंट वाली खरीद लो। वो कंपनियां खरीदते चले गए और उसके साथ उनका लॉस भी खरीदते चले गए। मैं आपको बताता हूं कुछ आंकड़ों से, इनके एक्विजिशन और नुकसान के आंकड़े आपको बताऊं। इसके पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि ये आंकड़े लेटेस्ट नहीं, क्योंकि मेरे पास तो छोड़िए, फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटीज के पास भी क्लियर कट आंकड़े नहीं है, क्योंकि बायजू अब तक ठीक तरीके से आंकड़े डिस्क्लोज नहीं कर रहा है और दुनिया हैरान है। बहुत सी कंपनियां इनको फाइनेंशियल मिसकंडक्ट की श्रेणी में डाल रही है। इनका सबसे प्री एक्विजिशन व्हाइट हेड जूनियर, जो एक तरीके से प्रमोटर की महबूबा थी, उसने 4,500 करोड़ के टोटल लॉस में से अकेले 1100 करोड़ का लॉस दिया। और उस कंपनी को कोडिंग सिखाने के लिए, बच्चों को कोडिंग सिखाने के लिए खरीदा गया था, और वो मैथ्स और म्यूजिक सिखाने पे आ गई। वार एक्विजिशन। इनका जो कोर ऑनलाइन लर्निंग का बिजनेस था, उसमें 1800 करोड़ का टोटल रेवेन्यू आया और 1800 करोड़ का ही लॉस आया। इसके अलावा जितने भी यूएस के एक्विजिशन थे, सब में लॉस आया। ग्रेट लर्निंग में लॉस आया। और अभी अभी हाल में आकाश, जिनको ये अपने माथे का मुकुट मानते थे, उसका हालचाल कुछ देर में बताता हूं आप। मैं हमेशा अपने बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम में कहता हूं, कोई भी बिजनेस रातों रात खत्म नहीं होता। यदि हम लगातार बिजनेस का ऑडिट करते रहें, कस्टमर का ऑडिट करते रहें, कॉम्पिटिटर का ऑडिट करते रहें, यदि हम अपनी ब्रांडिंग का ऑडिट करते रहें, एचआर पॉलिसी, सेल्स, मार्केटिंग का ऑडिट करते रहें, प्रॉफिट, लॉस और सर्वाइवल का ऑडिट करते रहें, तो कोई कारण नहीं कि बीच में सुधरने के 1000 मौके नहीं मिले। बिजनेस तभी मरता है जब आप लंबी पीरियड तक आंख बंद कर लेते हैं, या आप ये मान लेते हैं कि जो मैं कर रहा हूं वही सही है, या आप ये मान लेते हैं कि मेरे बिजनेस में अब कुछ नहीं हो सकता, यार राम भरोसे छोड़ दो, जैसा चलता है चलने दो। इसीलिए हर बिजनेस ओनर को मैं एक बार अपने प्रोग्राम बिजनेस ऑडिट में जरूर से जरूर इनवाइट करता हूं। महज 2 दिन मेरे साथ रहिए, लगभग 250 पॉइंट पे मेरे साथ अपने बिजनेस का ऑडिट कीजिए। आज आप भले ही बायजू ना सही, लेकिन अपने क्षेत्र के एक रेस्पेक्टेड बिजनेस तो है ही। कहीं आपसे भी तो कोई गलती नहीं हो रही है, कहीं आपकी पाइपलाइन में भी तो कोई छेद या लीकेज नहीं है। सिर्फ 2 दिन में मेरे साथ आपको इतने बड़े रियलाइजेशन होंगे, आप हैरान हो जाएंगे, यार सालों साल में मैं इनको देख क्यों नहीं पाया। मैं अपने लोकप्रिय बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम बिजनेस गुरुकुल में हमेशा एक बात कहता हूं कि हर बिजनेस के 2 प्रकार के कस्टमर होते हैं, एक एक्सटर्नल कस्टमर और दूसरे इंटरनल कस्टमर। एक्सटर्नल कस्टमर वो लोग जो पैसा देकर आपसे उत्पाद या सर्विसेज लेते हैं, और इंटरनल कस्टमर का अर्थ हुआ आपके स्टाफ, आपके सर्विस प्रोवाइडर, आपके चैनल पार्टनर, आपके वेंडर। ये सारे लोग आपके इंटरनल कस्टमर होते हैं। यदि आपके इंटरनल कस्टमर आपसे खुश नहीं है, आपकी कंपनी कभी ग्रो नहीं कर पाएगी और तेजी से आपकी कंपनी के बारे में अफवाहें बाजार में फैलेंगी। आपके कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस आपके इंटरनल कस्टमर बाहर लीक करेंगे। और बायजू के साथ यही हुआ। बायजू ने अपने अच्छे वक्त में बेहिसाब हायरिंग की, और जब वक्त खराब होने लगा, लोगों को वो मिनटों में फायर करने लगे। लोगों की इकोनॉमी जो बायजू से आने वाली सैलरी पर आश्रित थी, वो देखते ही देखते एक ईमेल या फोन कॉल से कोलैप्स हो जाती। बायजूस मतलब आप समझ लीजिए प्रेशर जॉब। सारे नियमों को तोड़कर बायजू में वर्कर से गुलामों की तरह काम लिया जाने लगा। 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, और जो काम करने से इनकार करता वो फायर कर दिया जाता। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बायजू से जुड़े सैकड़ों ऐसे किस्से ऑलरेडी अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं। मेरा नाम आकांक्षा है। तो मैं आज तक बायजूस में काम करती थी, बट लेकिन आज एक मेल आया जिसमें सडन टर्मिनेशन का मेल था। वो 1.5 साल मैंने काम किया, एक छुट्टी नहीं थी और कुछ एक रीअसाइनमेंट नहीं था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। ये चाह रहे हैं कि हम फोर्सफुल रेजिग्नेशन दे दें, और इस चीज़ के लिए ये बोल रहे हैं कि अगर आप अपने आप रेजिग्नेशन दे दे हो तब आपको 1 तारीख को सैलरी मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि कंपनी आपको निकाल दे तब आपको आज की डेट में निकाल दिया जाएगा, लेकिन सैलरी में 30 से 45 दिन टाइम लगेंगे। तो वो 30 से 45 दिन मैं खाने के लिए कहाँ से लाऊंगी? एक वर्कर के रूप में आप सोचिए, आपको ये भी नहीं पता है कि कल सुबह मेरी जॉब रहेगी कि नहीं।
एक तरफ आप रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं मेरी कंपनी की वैल्यूएशन इतनी बढ़ी, आज फिर प्रमोटर्स के पास इतना पैसा आया, आज मेसी को एम्बेसडर बनाया, आज फला कंपनी को फला देश में एक्वायर किया। लेकिन दूसरी ओर आपके यहाँ जो एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय आपके भरोसे जान लगाए बैठा है, उसकी सैलरी का ठिकाना नहीं है। तो इन सारे इंटरनल कस्टमर्स ने बायजू के रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा दी। अब बायजू के माथे के मुकुट आकाश की बात करते हैं। जब बायजू ने आकाश को एक्वायर किया तो बायजू सातवें आकाश पर चला गया। भाई क्यों न जाता, प्रॉफिटेबल वेंचर था, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट था। बायजू को क्लियर कट रास्ता दिख रहा था, मजे से कुछ महीनों में इसका आईपीओ लेकर आएंगे, बढ़िया मलाई जीमेंगे, उससे सारे पुराने पाप धुल जाएंगे। लेकिन यहीं पे ताबूत में आखिरी कील ठुक गई। डेविडसन कैंपनर से बायजू ने लगभग 2000 करोड़ का कर्ज लिया। किस आधार पर? आकाश के फ्यूचर कैश फ्लोस के आधार पर। लेकिन उसी के बाद बायजू पर एक आरोप लगा कि उन्होंने आकाश के अकाउंट से अनऑथराइज्ड मनी बाहर निकाल ली। ये बात इतनी बड़ी हुई कि सीईओ को और सीएफओ दोनों को रिजाइन करना पड़ गया। डेविडसन कैंपनर ने आकाश पर फाइनेंशियल मिसकंडक्ट का आरोप लगाया और अपना लोन वापस मांगा, और बायजू मियाद खत्म होने पर भी उनका लोन वापस नहीं कर पाया। नियम शर्तों के अनुसार उनका लोन इक्विटी में कन्वर्ट हो गया क्योंकि बायजू टेक्निकली डिफॉल्ट कर गया। कुछ हिस्सा ब्लैकस्टोन के पास था, चौधरी ग्रुप के पास था, उनका हिस्सा और डेविडसन कैंपनर का हिस्सा मिलाकर अब उनके पास कंट्रोलिंग स्टेक चला गया। और कोई आश्चर्य की बात नहीं कि बायजू के हाथ से आकाश निकल जाए। देखते ही देखते देश की इतनी महान कंपनी आकाश से फर्श पे आ गिरी और अब फर्श से कब्र के अंदर जाने की तैयारी में। कोविड एक बहुत ही दर्दनाक समय था, हर ओर भय का माहौल था। ऐसे में पूरी दुनिया के स्कूल बंद हो गए क्योंकि बच्चों को कोविड होने का रिस्क था। किसी को कोविड का अंत नजर नहीं आ रहा था और ऐसे में सबकी निगाह डिजिटल लर्निंग की तरफ गई। बायजू ने जमकर फायदा उठाया, घर घर तक बायजू पहुंच गया और 100 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स ने पैंडेमिक के समय बायजू में एनरोल किया। लेकिन बायजू शायद इस बात को समझ नहीं पाया कि यह पैंडेमिक एक दिन अंत होगा। उसको शायद यह लगता रहा कि यदि कोविड अंत भी हो गया तो भी लोग डिजिटल लर्निंग के आदी हो जाएंगे। इसका उल्टा हुआ, लोगों को यह समझ में आ गया कि डिजिटल लर्निंग अकेले कंप्लीट फॉर्म ऑफ लर्निंग नहीं है। लोगों के मन में और विरक्ति पैदा हो गई, माँ बाप परेशान हो गए और उल्टा ऑफलाइन लर्निंग की वैल्यू पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में बढ़ गई। बायजू के पास कोई पोस्ट पैंडेमिक प्लान नहीं था, बायजू के पास कोई प्लान भी नहीं था, बल्कि उस समय जो उसने बेहिसाब कमाई की थी उस कमाई को उसको संभालना चाहिए था और दुनिया को दिखाना चाहिए था कि इस पीरियड में भी हमने कितना पैसा कमाया। उसकी जगह बायजू खुले हाथों से पैसा उड़ाता चला गया और पोस्ट पैंडेमिक जब डिजिटल लर्निंग नीचे जाने लगी, लोगों का मोह भंग हो गया, तो देखते ही देखते बायजू की बुक्स रेड हो गई। बायजू का अपना बिजनेस कोई कमाल नहीं कर रहा है, कंटिन्यूअस लॉस में है। अब खूब सारे एक्विजिशन बायजू ने कर लिए। उन एक्विजिशन को जिंदा रखने के लिए, उनको सरवाइव करने के लिए और उनको ग्रो कराने के लिए बायजू को पानी की तरह पैसा बहाना पड़ रहा है। अब चूंकि कंपनी खुद तो लॉस में, तो पैसा कहां से आएगा? यह पैसा बाहर से आएगा। पैसा किससे आएगा? पैसा लेंडर्स से आएगा। पहले ही लेंडर्स से बहुत पैसा ले रखा है, लेंडर्स अपना पैसा वापस मांग रहे हैं, तो ये लेंडर्स से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको थोड़ा और एक्सटेंशन दे दो। जैसे जैसे लेंडर्स का रोल बढ़ रहा है, उधार देने वालों का रोल बढ़ रहा है, इन्वेस्टर्स का दिमाग खराब हो रहा है क्योंकि उन्होंने स्टेक ले रखा है। इन्वेस्टर्स को यह बात पता है, कल को यदि कंपनी बैंकरप्ट हो गई या कल को यदि कंपनी लिक्विडेट हो गई तो पहले पैसा लेंडर्स को मिलेगा, भले ही कितना भी बचा खुचा हो, और इन्वेस्टर्स अपना हाथ मलते रह जाएंगे। तो इन्वेस्टर्स अब लेंडर्स को और डोमिनेट नहीं करने दे रहे। यहां एक और पहलू है, लेंडर आखिर पैसा देने क्यों आएगा
जब उसको खुद को नाव डूबती हुई दिख रही है। फेमस डच इन्वेस्टर प्रोसेस, जो कि एक जमाने में बायजू के स्टेक होल्डर थे, उन्होंने बायजू के वैल्यूएशन को घटाकर $5.1 बिलियन कर दिया। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, $23 बिलियन की कंपनी को $5.1 बिलियन कर दिया। अब इतने कम वैल्यूएशन पर बायजू को पैसा उठाना पड़ेगा, तो यहां पर एंटी डाइल्यूशन क्लॉज ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि यहां इन्वेस्टर्स का हित मार खाएगा। तो यह निश्चित है कि इससे ज्यादा वैल्यूएशन पर या एग्जॉर्बिटेंट वैल्यूएशंस पर अब कोई नया इन्वेस्टर अंदर नहीं आएगा। और यदि इतने कम वैल्यूएशन पर बायजू नए इन्वेस्टर को लाने की सोचेगा तो पुराने इन्वेस्टर हाहाकार मचा देंगे, एंटी डाइल्यूशन क्लॉज ट्रिगर हो जाएगा। तो सोचिए अब पैसा कहां से आएगा? लेंडर कंपनी की डूबती नाव को देखकर पैसा देंगे नहीं, नया इन्वेस्टर को कम वैल्यूएशन पर पुराने इन्वेस्टर आने नहीं देंगे। अब बायजू अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और शायद किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं बायजू अब एक डेथ साइकिल में फंस चुका है। एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट ने कहा, अफसोस की बात है बायजू भारतीय टेक्नोलॉजी का फ्लैग बेयरर स्टार्टअप था। वो दुनिया के सबसे वेल नोन इंडियन स्टार्टअप में से एक था, सबसे हाईली वैल्यूड इंडियन स्टार्टअप में से एक था। यदि बायजू फेल होता है तो वो अकेला फेल नहीं होगा, वो पूरी इंडियन स्टार्टअप स्टोरी पर प्रभाव डालेगा, इन्वेस्टर्स के ट्रस्ट पर प्रभाव डालेगा। आपने इस केस स्टडी से सबसे बड़ी लर्निंग क्या ली, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। क्या आपके साथ भी बायजू का कोई बैड एक्सपीरियंस है, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। क्या बायजू डेथ ट्रैप की ओर जा रहा है, इस बात से आप सहमत हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।